हेलो दोस्तों, आर के गुप्ता स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज स्टैटिक जीके का एपिसोड नंबर 23 पढ़ेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार किसके पास होता है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार किसके पास होता है। तो ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, बी है आरबीआई, सी है सेबी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का अधिकार होता है वित्त मंत्रालय को। अब देखेंगे आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। अब देखेंगे आरबीआई का अधिनियम 1934 में आया था। आरबीआई का अधिनियम कब आया था? तो 1934 में। अब सेबी की स्थापना नरसिम्हन समिति के रिपोर्ट पर, सेबी की स्थापना नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट पर 12 जुलाई 1988 ईस्वी में हुआ था। 12 जुलाई 1988 ईस्वी को। और सेबी का अधिनियम 1992 ईस्वी में आया था। सेबी का अधिनियम 1992 ईस्वी में आया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। यह किस प्रकार की शक्ति है? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, यह किस प्रकार की शक्ति है? तो ऑप्शन ए है राजनीतिक शक्ति, बी है सैनिक शक्ति, सी है विधायी शक्ति, डी है क्षमादान शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधायक शक्ति है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, यह विधायक शक्ति के रूप में होता है। अब आइए देखेंगे राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अब सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में निहित होती है। यानी राष्ट्रपति किसी को क्षमादान करेगी तो अनुच्छेद 72 के तहत। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद लग रही होगी तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिएगा। आज देखेंगे तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1191, बी है 1192, सी है 1194, डी है 1215 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1215 ईस्वी को तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। यह किसके किसके बीच हुआ था? तो इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच हुआ था। 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में। अब तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तो मोहम्मद गोरी हार गया था इसमें, यानी मोहम्मद गोरी ने इसमें पराजय हो गया था। तो जिसके पीछे का चिन्ह माइनस है वो पराजय हो गया था। अब पृथ्वीराज चौहान विजय हो गया था, यानी मोहम्मद गोरी इसमें हार गया, पृथ्वीराज चौहान जीत गया। अब दूसरा तराइन का युद्ध, दूसरा तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी ने जीत गया और पृथ्वीराज चौहान ने हार गया था। अब 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। यह मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी ने जीत गया और जयचंद ने हार गया था। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ऑप्शन ए है चाल, बी है आवृत्ति, सी है तरंगदैर्घ्य, डी है प्रबलता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। अब देखेंगे ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम एल्युमिनियम में होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम एल्युमिनियम में होती है। कितना? तो 6420 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल होती है। अब प्रबलता के बारे में देखेंगे। प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है। प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। किसके कारण? तो प्रबलता के कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। अब देखेंगे ध्वनि 3 प्रकार के होते हैं, यानी ध्वनि के 3 लक्षण होते हैं। कौन कौन? तो प्रबलता,
तारत्व और गुणता यह ध्वनि के 3 लक्षण होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत लड़कियों की विवाह करने की आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो ऑप्शन ए है 14 वर्ष, बी है 18 वर्ष, सी है 16 वर्ष, डी है 12 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 वर्ष। एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत लड़कियों की विवाह करने का उम्र 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। आप देखेंगे यह एक्ट लैंसडाउन के समय 1891 ईस्वी में आया था। यह एक्ट लैंसडाउन के समय 1891 ईस्वी में आया था। और शारदा एक्ट के तहत लड़की की शादी करने का उम्र 14 वर्ष तथा लड़का का उम्र 18 वर्ष निर्धारित था। यानी शारदा एक्ट के तहत लड़की की शादी करने का उम्र 14 वर्ष तथा लड़का का उम्र 18 वर्ष निर्धारित था। अब शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय 1930 ईस्वी में आया था। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय 1930 ईस्वी में आया था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद लग रही होगी तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देखें केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1948, बी है 1949, सी है 1953, डी है 1954। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1949 ईस्वी में केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना हुआ था। अब कुटीर बोर्ड की स्थापना 1948 ईस्वी में, यहाँ 19 छूट गया है, 1948 ईस्वी में केंद्रीय कुटीर बोर्ड की स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। और अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। और अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ था। और अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 ईस्वी में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण उद्योग बैंक बोर्ड की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। और केंद्रीय विकास संगठन, यह चेन्नई में इसका मुख्यालय, केंद्रीय विकास संगठन, इसका स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। यह ढक गया, 1958 ईस्वी में हुआ था केंद्रीय विकास संगठन का स्थापना। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ए है 7वीं, बी है 8वीं, सी है 9वीं, डी है 11वीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। अब देखेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी में शुरू हुआ था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी में शुरू हुआ था। अब देखेंगे इस योजना में यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास का प्रावधान किया गया था। सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास का प्रावधान किया गया था। आज देखेंगे नीली क्रांति की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। नीली क्रांति का शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास यह 9वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास 9वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19 से 22, बी है अनुच्छेद 23 से 24, सी है अनुच्छेद 29 से 30, डी है अनुच्छेद 32। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29 से 30। यह संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है 29-30 में। आप देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 23-24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है। असंवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 22 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 22 में है।
समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। समता या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 14 से 18 में है। आइए अगला क्वेश्चन इस यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन सा है? यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन सा है? तो ऑप्शन ए है ऑरविले आश्रम, बी है कांस, सी है लपनार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑरविले आश्रम। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन सा है? तो ऑरविले आश्रम। यह पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था? ऑरविले आश्रम का स्थापना कब हुआ था? तो 28 फरवरी 1968 ईस्वी में हुआ था ऑरविले आश्रम की स्थापना। अब देखें कांस यह फ्रांस देश में पड़ता है। कांस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। यहाँ प्रति वर्ष फिल्म महोत्सव किया जाता है। कांस के यहाँ प्रतिवर्ष फिल्म महोत्सव होता है। अब देखें लपनार चीन का प्रमुख परमाणु संस्थान है। लपनार चीन का प्रमुख परमाणु संस्थान है। यह सिक्यांग प्रांत मरुस्थल में स्थित है। अब देखेंगे यूनेस्को द्वारा घोषित पहला शहर कौन था? तो अहमदाबाद शहर था। अहमदाबाद शहर था पहला विश्व में स्थापित यूनेस्को में। आइए अगला क्वेश्चन है शिवाजी की सेना 3 भागों में विभक्त थी। शिवाजी की सेना 3 भागों में विभक्त थी, लेकिन इनमें कौन नहीं था? तो ऑप्शन ए है पागा सेना, बी है सिलहदार सेना, सी है पैदल सेना, डी है अष्टप्रधान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अष्टप्रधान। यह नहीं था। अब देखेंगे शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अब देखेंगे पागा सेना था। यह क्या था? यह नियमित घुड़सवार सैनिक था। पागा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक थी। और सिलहदार सेना का था? तो यह अस्थायी घुड़सवार सैनिक था। सिलहदार सेना अस्थायी घुड़सवार सैनिक था। अब पैदल सेना ही था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिएगा।